आप लोगों को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग 10th में आ गए हो, बहुत खुशी की बात है। 9 में खूब मेहनत करी आप लोग, करी है, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग 10th की पढ़ाई को लेकर चलेंगे। सबसे पहले जो भी चैप्टर्स हैं हमारे, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, हर एक्सरसाइज का एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। कॉपी किताब बंद कर दो। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम समझेंगे उस एक्सरसाइज के टॉपिक्स को डीप में जाके, क्योंकि जैसा इस बार का पेपर आप लोगों ने देखा ही होगा, सीनियर से पूछा होगा कैसा पेपर आया, तो पेपर लॉजिकल और कंसेप्चुअल था। रखे रखे क्वेश्चन नहीं आए थे। एनसीईआरटी 8 से 10 नंबर की एनसीईआरटी आई थी, रखे रखे मतलब जहाँ पे डिजिट भी चेंज नहीं थे, वैसे क्वेश्चन आए थे। तो अब जो सीबीएसई ने अपना जो लॉजिक और अपना जो लेवल बढ़ाया, वो इसलिए बढ़ाया है कि कोरोना जब आया था उसके बाद जब पढ़ाई स्टार्ट हुई थी बच्चों की, तो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था। यस और नो? अभी तक वो रिड्यूस ही है। कोरोना आके चला गया लेकिन वो अभी तक ही रिड्यूस है। तो इसका मतलब हम लोग पूरी साल में मैं 70% ही टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि 30% डिलीट है। और बच्चे नॉर्मली पढ़ते हैं नंबर के लिए, तो वो 30% आप पढ़ोगे नहीं। तो सरकार कह रही है जब आप नहीं पढ़ोगे 30%, तो जो भी 70% पढ़ोगे वो बहुत लॉजिकल आएगा। अब रखे रखे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लास 12th की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स का जो आया था JEE के, उसमें क्वेश्चंस आए थे, इतना टफ उसका लॉजिक आया था। बट ये है कि सीबीएसई वाले एक चीज़ को लेके मुझे भी समझ नहीं आ रहा, हर साल ऐसा करते हैं, कोई एक पेपर हार्ड देते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हो सकता है उनका कुछ अपर लेवल हो। पिछली बार साइंस का और मैथ्स दोनों का ही सिंपल आया था। पिछली बार मैथ का पेपर सिंपल था, एनसीईआरटी रखी लगभग 32 से 33 नंबर की एनसीईआरटी, इस बार 8 से 10 नंबर की। और जो भी क्वेश्चंस आए उनका लेवल अच्छा खासा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए। और साइंस बहुत सिंपल दे दी इस बार, इतनी सिंपल साइंस दे दी कि एनसीईआरटी के रखे क्वेश्चन दे दिए। तो वो लेवल है। बट हम ये मानकर चलते हैं, हमारे पास 1 साल पूरी आज से, कि पेपर का लेवल टफ आएगा, हार्ड आएगा, हम ये मानकर चलते हैं। सिंपल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ेंगे सब, सिंपल भी पढ़ेंगे, हार्ड भी पढ़ेंगे। तो इसी के बीच आज से आपका नया साल स्टार्ट है। क्लास 10th में एंट्री है आपकी 24 मार्च 2025। तो जैसे ही हम चैप्टर 1 पे जाएंगे तो चैप्टर 1 का नाम आएगा रियल नंबर। क्या आएगा जी? रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर अगर एक्सरसाइज 1.1 की हम बात करें तो एक थ्योरम मिलती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि मैं इंट्रो पार्ट में आप लोगों को ऑफलाइन बता चुका था, उस पर आएंगे। तो रियल नंबर क्या होता है यार? रियल नंबर को जब कभी भी हम लोग डिफाइन करें या जब कभी हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोग छोटी क्लासेस में ऐसे पढ़े होंगे, मैं मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। रियल नंबर, इसके अंदर क्या आते हैं? 2 सर्कल होते हैं। एक हमारे पास हो गया रैशनल नंबर, ठीक, और एक हमारा हो गया इर्रेशनल नंबर। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे नंबर आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर हमारा नंबर आता है इंटीजर। इंटीजर के अंदर की अगर बात करें तो होल नंबर, और होल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर। ये इस तरीके से क्लास 9 में पढ़ के आए चैप्टर 1 में बहुत अच्छे तरीके से, मैंने इसीलिए आपको रिकॉल करा दिया। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से, ठीक है। अच्छा, तो अब रियल नंबर की अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपसे, सर रियल नंबर क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अब ये सब पढ़ चुके हैं यार हम लोग क्लास 9th में कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और इर्रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इनका कॉम्बिनेशन, जैसे 2 रैशनल नंबर है, √2 इर्रेशनल नंबर है। अब इनका कॉम्बिनेशन मतलब प्लस लगा दो तो ये रियल नंबर हो गया, माइनस लगा दो तो भी ये रियल नंबर हो गया, मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये रियल नंबर हो गया, डिवाइड कर दो तो भी ये रियल नंबर हो गया। ये सब के सब क्या हो गए? रियल नंबर। तो कहने का मीनिंग क्या है? जितने भी रैशनल नंबर है सारे रियल नंबर है। हाँ जी, बात बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एवरी रैशनल नंबर
इज अ रियल नंबर, यस बिल्कुल सही बात है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एकदम बात सही है। ठीक है, कि दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर है सबके सब क्या है, रियल नंबर। ये केवल बता रहा हूँ, आने वाली बात नहीं है ये, बट आपको आना चाहिए। नंबर को छोड़ो, नंबर के पीछे तो मत भागो। चलो ये बेसिक सी बात थी। अब जैसे ही हमने देखा भाई साहब इसमें एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाम पे अगर मैं जाऊँ भाई साहब बड़ी बहुत टफ होगी यार, नाम ही तो इसका धांसू है इतना कि फंडामेंटल थ्योरम वो भी अर्थमेटिक। देखते हैं क्या है, सबसे सिंपल सबसे बेसिक, और ये एक ऐसी थ्योरम है जो आपको पास कराती है एग्ज़ाम में, जो आपको एग्ज़ाम में पास कराती है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात बताऊँ, थोड़ा सा डीप में जाके, डीप में तो नहीं हल्का सा समझते हैं, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है उसके बारे में हम लोग इसको हटा देता हूँ, कोई बहुत बड़ी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ये लिखा रहने दो। रियल नंबर की डेफिनेशन है ये। अच्छा कि सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सबसे पहले इसके बारे में अगर किसी ने डिस्कस किया था तो उनका नाम क्या था, यूक्लिड। क्या था उनका नाम, यूक्लिड। और आपको पता है क्लास 9 में हम लोग पढ़ कर आए, यूक्लिड ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, एलिमेंट। उसमें कई सारे प्रोपोजिशंस थे, कई सारे प्रोपोजिशंस आप समझ सकते हो। चैप्टर आप, अगर मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं, आपको बेसिक सी लैंग्वेज में समझाऊँ तो कई सारे चैप्टर्स थे उसमें। तो उसमें एक चैप्टर था, उस चैप्टर में इन्होंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बताया। इन्होंने बताया था, बस प्रूफ नहीं किया था, बता दिया था कि भैया ऐसे ऐसे फंडामेंटल थ्योरम है ये। अब आपको बताएंगे एक्चुअली में क्या है, तो ये जान लो। सबसे पहले यूक्लिड ने इसके बारे में डिस्कस किया था और उनकी एक बुक है एलिमेंट। अगर मैं प्रोपोजिशन की बात करूं तो जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद 14 था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 14 प्रोपोजिशन, मतलब 14 चैप्टर में इसके बारे में जिक्र किया था, प्रूफ नहीं बता पाए थे। फिर इसका जो प्रूफ किया लगभग 1821 के आसपास, लगभग अप्रॉक्स लिख रहा हूँ इसीलिए बुक में नहीं है आपके, बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम क्या था, कार्ल फ्रेडरिच गॉस। इन्होंने सबसे पहले इसका प्रूफ किया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। और गॉस के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन। इनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन के भी उसमें आ जाते हैं, जैसे कई सारे प्रिंस बताए गए। जैसे पहले नंबर आर्किमिडीज, जिनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स बोला गया है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, आर्किमिडीज। तो दूसरे नंबर पे न्यूटन को बहुत इंपॉर्टेंस मिली है, मतलब साइंस के या अगर मैथ्स के फील्ड की बात करें। तीसरे नंबर पे आते हैं कार्ल फ्रेडरिच गॉस, तीसरे नंबर पे इनको इंपॉर्टेंस मिली है। तो ये छोटा सा बेसिक सी बात है। अब आपको जानने वाली बात क्या है, क्योंकि अब 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 12 नंबर का केस स्टडी सिलेबस में है, 32 नंबर है, तो उसके लिए आपको ये सारी बातें आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए अब तो ये, ठीक है। और गॉस ने और भी बातें बताई थी, एपी में भी हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में भी। तो इन्होंने लगभग इसका प्रूफ 1821 के आसपास बताया था, तो ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। ये पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं, मतलब कई सारे प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन की लिस्ट है। पहले नंबर पे अगर बात आती है तो आर्किमिडीज की बात आती है, अगर बस मैं स्पेलिंग सही लिख दूं, आर्किमिडीज। दूसरे नंबर पे आते हैं जी हमारे पास न्यूटन, और तीसरे नंबर पे हमारे गॉस साहब आते हैं। ये 12th में जब आप जाएंगे, चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर आप पढ़ेंगे गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो 12th की बात है। तो इस तरीके से अब ये हायरार्की है। अब ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स में पहले नंबर पे कौन आता है, आर्किमिडीज। दूसरे पे कौन आते हैं, न्यूटन। तीसरे पे कौन आते हैं भैया, कार्ल फ्रेडरिच गॉस। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं बोर्ड में। तो हम लोग जब एक एक बात पढ़ेंगे सारी, तो इसी तरीके से समझेंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, अब सर बता तो दो यार होती क्या है। ठीक है, आपने इतिहास बता दिए, बताओ तो एक्चुअली होती क्या है। तो क्या होता है, उससे पहले आपको कंपोजिट नंबर आने चाहिए, जो आते हैं बट फिर भी मैं एक बार बता दूँ। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। बेटा हंसने वाली क्या आती है, हंसी क्यों आ रही तुम्हें, हंसे तो मुझे ऐसा लगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर।
मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ये आप ये बात जान के चलो, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। और जैसे हमारे पास हो गया 4, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होगा, 4 हो गया और 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो। कैसे देखो, 4 का फैक्टर 1 भी होता है, 1 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में और 4 की टेबल। तो देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर एंड 4 इज़ अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये भी आप बात जान लो कि 4 जो है, 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब मैं बस आपको ये बता दूं कि आप समझते, आप शुरू से पढ़ते हैं, इंट्रो पार्ट में मैं आपको इतनी बेसिक और डीप में जाके बातें समझाता हूं कि जिससे आपको एक तो इंटरेस्ट आए। जिन बच्चों को है जो मैथ्स में वास्तव में पढ़ना चाहते हैं उनको इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज ये सारी बातें बच्चा सोचे क्या सर हमको क्या मतलब, लेकिन नहीं, इंट्रो पार्ट में ये सब बताएंगे। अगर यूक्लिड ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नहीं बताई होती, सर मान लो नहीं बताई होती, तो क्या ऐसी चीज़ होती जो हो नहीं पाती? तो भाई साहब, जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं, जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं, तो आज तक हम डाउट में ही जीते कि इर्रेशनल नंबर √2 है या फिर नहीं है, प्रूव नहीं कर पाते। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसने प्रूव कर दिया कि √2 या √3 या √5 एक इर्रेशनल नंबर है। और मैथ्स तभी चलती है जब मैथ्स में प्रूफ होता है, जब मैथ्स में क्या होता है, प्रूफ होता है। और अगर ये थ्योरम नहीं आती तो आज तक, अभी तक हम लोग ये बोलते, मैं पढ़ाता आपको तो मैं ये कहता कि √2 इर्रेशनल भी है और रैशनल भी है, मैं ये बोलता आके। लेकिन इस थ्योरम ने ये प्रूव कर दिया कि √2 इर्रेशनल है, तो क्यों है, प्रूफ के साथ इसने बता दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, साइंस में आप पढ़ेंगे, पढ़ा भी होगा 8th क्लास में, कि जो भैया करंट है, करंट का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, समझना। अच्छा, कोई पूछे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव, यस और नो? ये बेसिक सी बात बता रहा हूँ, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव। जबकि टीचर पढ़ाएगा आपको करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वही तो डायरेक्शन करंट का होता है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट क्यों हैं, इसका आंसर पता करके आना, बड़ा मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक वहाँ पे ये प्रूफ ही नहीं हो पाया, तो इसी लेट कर छोड़ो, चलो ठीक है, इसका ये बोल दिया, इसका ये बोल दिया, तो इसके पीछे लॉजिक्स होते हैं। अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नहीं होता तो आज मैं भी क्या, कोई भी टीचर वो यही पढ़ाता कि √2 इर्रेशनल है, लेकिन भैया प्रूफ नहीं है इसका, तो यही पढ़ाता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी थ्योरम है, इसीलिए सिलेबस में रखी गई है। तो पहले तो इसके बारे में जान लो। यूक्लिड ने अपनी एलिमेंट नाम की एक बुक थी, जिसके प्रोपोजिशन 14 में इन्होंने बताया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। प्रूफ नहीं बताया, प्रूफ बताया हमारे कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, जिनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन की लिस्ट में 3रे नंबर पे रखा गया है। पहले नंबर पे आर्किमिडीज, जिसको फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, फिर न्यूटन, फिर गॉस, क्या चमका, और फिर एक कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये लिख लो, लेकिन ये नाम जल्दी से, फिर मैं आता हूँ। अब क्या नॉलेज वाली बात ज़्यादा होती है, चलो आ जाओ भैया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सर क्या होती है, जल्दी बता दो। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ, एवरी composite number can be expressed as the product of prime number। बात नहीं करेंगे, फैक्टराइजेशन इज यूनिक, फैक्टराइजेशन इज unique but order does not matter, order does not
मैटर। अब समझेंगे। देखो भैया, ये जो डेफिनेशन है बुक में है तो हमें लिखाना पड़ता है, बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो आप लिख कर आ जाओ, बट समझेंगे। ये तो ठीक है, इंग्लिश में हमने चेप दिया, बट समझेंगे इसका मीनिंग क्या कह रहा है और इसने कितनी नई बातों को जन्म दिया। जैसे कह रहे एवरी कंपोजिट नंबर, ध्यान देंगे, जितने भी कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब उनको हम दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में उनको हम दिखा सकते हैं। जैसे कल भी बताया था, आज फिर से देखो वीडियो बनना है तो, जैसे मैं एक कंपोजिट नंबर लेता हूँ 24, इसके फैक्टर करते, कंडीशन ये है कि प्राइम नंबर आए। कंडीशन क्या है? प्राइम नंबर आए। प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7 ये सब है प्राइम नंबर। तो 24 के हम फैक्टर करते, एक बच्चा लिख सकता है कि सर 2 × 12, यस, और वो करके चला के लिख दिया उसने, सही भाई, उसका फैक्टर एकदम ठीक है। कंडीशन क्या है? प्राइम नंबर हो। तो 12 क्या है? प्राइम नंबर है? नो, कंपोजिट नंबर है। क्यों? 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 4 की, 6 की, 12 के, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो मैंने कहा नहीं भैया, इसे प्राइम नंबर में कन्वर्ट करो फैक्टर। तो उसने क्या किया? 2, फिर उसने 12 के फैक्टर करे, उसने लिखा सर 2 × 6, सही बात है, 6 × 2 = 12, 2 को तो ऐसे ही लिखा। फिर मैंने कहा भैया 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो उसने अरे सर लो, इसको ऐसे ही लिख दिया, 6 को लिखा 2 × 3। अब जितने भी नंबर हैं क्या सारे प्राइम नंबर हैं? अब इसके फैक्टर नहीं हो सकते, अब इसके फैक्टर नहीं हो सकते, अब इसके फैक्टर नहीं हो। दिस इज द यूनिक फैक्टर ऑफ द 24। 24 ही है। यूनिक का मतलब कहाँ गया यूनिक? मैंने कहा यूनिक। जैसे मैथ में ना यूनिक नंबर कोई पूछे क्या होता है? 1। यूनिक नंबर पूछे तो क्या होता है? भैया आलू हंसी आ रही है यार, मुझे लग रहा है हंसी आ रही है। एक मैं सिंपल सी बात को मैंने उस दिन भी कहा था, 10th की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, अगर हंसने वाले तो भैया मत आओ यार। फिर हम जब पढ़ाएं तो उस समय मन से समझो यार। गारंटी लेता हूँ ना कि पढ़ा रहे हैं इतने नंबर आएंगे, तो उस गारंटी के लिए ऐसा नहीं कि तुम हंसोगे तो भी तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। ये मैं यार कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ डीप में तुम्हें समझाऊँ, और उसमें तो हंसी आ रही है। फिर ठीक है, फिर ये से थोड़ी ना नंबर आएंगे फिर। तो 24, 2 × 2 × 2 × 3, दिस इज़ द यूनिक। यूनिक मीन्स होता है जिसके अलावा कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। तो यूनिक नंबर मैथ में क्या होता है? 1। यूनिक नंबर क्या होता है मैथ में? 1। यस और नो? चलो, तो ये जो है 24 का, ये यूनिक फैक्टर हो गया। इसके अलावा कोई भी 24 का फैक्टर नहीं हो सकता। पहले तो ये जान लो। अब एक बच्चा बोले सर ये भी फैक्टर था, ये भी फैक्टर था, ये यूनिक फैक्टर नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनमें कंपोजिट नंबर आ होता। अगर किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं प्राइम नंबर में तो वो उसका यूनिक फैक्टर हो जाता है। ऑर्डर डज नॉट मैटर। मतलब क्या होगा? एक बच्चा बोले सर 24 के फैक्टर को हम ये भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 2 × 2। सर ये तो अलग हो गया। अरे यार अलग नहीं हो गया, एक ही तो बात है, मल्टीप्लाई है, आगे पीछे लिख लो। हैं तो 2 देखो 3 बार और 3 1 बार। दिस इज़ द यूनिक फैक्टर। यस और नो? यस और नो? तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। मतलब इसने एक बात बताई कि किसी भी कंपोजिट नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो यूनिक होते हैं। और कोई एग्जांपल हो, जैसे मान लो हमने ले लिया 18, तो 18 को एक बच्चे ने लिखा 2 × 9, गलत। 9 का भैया कंपोजिट नंबर है, लेकिन होना चाहिए प्राइम नंबर, तो 9 के फैक्टर करेंगे 2 × 3 × 3। अगर ये 2, 3, 3 ये सब के सब प्राइम नंबर हैं तो ये जो फैक्टर है ये 18 का यूनिक फैक्टर है। यूनिक मतलब अब इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। क्या चमका? तो ये बताया था। अब इन्होंने ये बता तो दिया, सर इससे कितनी बड़ी बड़ी बातें प्रूफ हो गई, कितनी बड़ी बड़ी बातें। देखो अगर मैं बात करूं इसकी एप्लीकेशन की, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इन्होंने क्या क्या बातें बता दी। पहले नंबर पे जो इन्होंने बात बताई, सबसे पहले नंबर पे कि प्रूफ इन्होंने बताया था कि प्रूफ कर देंगे, प्रूफ रूट में मतलब x ले लो, इज़ एन इरेशनल नंबर। ये इसकी एप्लीकेशन है कि किसी भी नंबर को, इरेशनल नंबर को प्रूफ कैसे किया, तो ये एक एप्लीकेशन थी, इस थ्योरम्स के थ्रू ही प्रूफ हुआ था। दूसरी अगर एप्लीकेशन की बात करें कि इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p है
ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो पी ना डिवाइड करेगी ए को भी। पी किसको डिवाइड करेगी? ए को भी। बेसिक बेसिक बातें हैं। अच्छा, इसका मीनिंग समझा देते हैं। पी मतलब कोई भी नंबर होगा, ए कोई भी नंबर होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 है ना, डिवाइड करता है 4 स्क्वायर को। 4 स्क्वायर मतलब 16, तो 2 है ये वाला 2 इस 4 को भी तो डिवाइड करेगा। अब आप कहोगे हाँ सर बात तो ठीक है, प्रूफ करो, तो प्रूफ इसने किया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है कि अगर मैं आपसे ही बोलूँ कि एक नंबर है मेरे पास 12 की पावर n, ठीक है, 12 की पावर n, n की जगह कुछ भी पुट करो, 1 2 3 4 लाखों करोड़ों माइनस कुछ भी करो, हमें नहीं पता, तो इसका जो आंसर आएगा कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। कह रहे हैं उसके एंड में क्या 0 आएगा? इसके एंड में क्या 0 आएगा? क्या मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को? समझो समझो समझो। चलो 12 तो हमने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, छोटा सा नंबर लेते, मान लो 4 की पावर n, ठीक है। अच्छा, एक बार रखो n की जगह 1 तो आंसर 4 आया, n की जगह रखो 2 तो आंसर क्या आया? 16 आया। तो एंड में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ऐसे 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, तो कौन सा ऐसा नंबर रखने पे इसके एंड में 0 आ जाएगा? मतलब n की ऐसी वैल्यू बताइए कि यहाँ पुट करें और आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। चमका? चमका? तो ये किसने बताया था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है कि 4 या कोई भी x की पावर n, फाइंड वैल्यू ऑफ n एज 0 यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब n की वैल्यू बताओ जो 0 एज उसकी क्या हो? यूनिट डिजिट। ये 3 एप्लीकेशन थी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने बताया था। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा यार। तो ये हो गई फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक की डेफिनेशन, उसके बाद में एग्जाम्पल, ये हो गए उसके एप्लीकेशन। इस चैप्टर में थोड़ा देखो, मैं चाहता तो मैं चैप्टर 2 से भी स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि चैप्टर 1 में थोड़ी सी थ्योरी है। अब बच्चा 10th में आता है, नया नया खून होता है, भाई 10th में मेहनत करेंगे, ये करेंगे, और फिर एकदम आके थ्योरी मिलती है तो वो लगता है यार मतलब 10th क्लास ऐसी है। बट यार देखो, फर्स्ट चैप्टर में है थोड़ा बहुत थ्योरी है, बाकी सब चैप्टर में मैथ्स ही मिलेगी आपको। ये थ्योरी बहुत फ़ायदेमंद है, आगे जाके पता लगेगा, इसी के दम पे बच्चा पास होता है। तो ये मुझे नहीं लगता है जितनी बातें लिखाई हैं मैंने, कोई डाउट है तो बताओ कि सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो नाम है उसका मीनिंग समझ गए? किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में अगर फैक्टर करते हैं वो यूनिक होते हैं, ऑर्डर डज नॉट मैटर। क्या क्या एप्लीकेशन, 3 बातें इन्होंने बताई हैं, ये इन तीनों बातों को भी लिख लेंगे हम लोग अच्छे से, और फिर आगे करेंगे डिस्कस। SCF LCM इन्हीं ने बताया था, वो भी करेंगे। वो ने पूरा मतलब जो रियल नंबर है ना उसके बारे में पढ़ा, क्या होता क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, इंट्रो में देख लिया था। अब एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रो तो हो ही गया लगभग, थोड़ा बहुत बचा है उसे और बता देंगे, फिर एग्जाम्पल इसमें कवर कर लेंगे। तो इसमें नॉर्मली हम लोग सीखेंगे LCM और HCF, LCM कैसे लेते हैं और HCF कैसे लेते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। कौन से मेथड थे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं बुक से नहीं अपनी तरफ से नंबर ले रहा हूँ। कहना है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ नंबर लेता हूँ, मान लो 18 एंड 24, मान लो ये ले लिया, एक क्वेश्चन ये लिया, एक क्वेश्चन ये लिया मैंने, इसमें भी हमको 18, 24 और 36 इसका हमको फाइंड करना है। LCM और HCF दोनों, अंतर है दोनों में, ज़मीन आसमान का अंतर है, कंसेप्ट में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, समझते हैं। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जब आएगा LCM तो बोलेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर इसी को बोलेंगे यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो कंफ्यूज नहीं होना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक ही बात है, एक ही बात है, इसी से इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए 18 के फैक्टर करते हैं डियर, और 24 के फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने तो यार आते ही हैं। तो 18 के फैक्टर 2, फिर कितना होगा 9, 3 इंटू 3, 24 के 2, फिर 12, फिर 2, फिर 6 और फिर 10। क्लियर है? ठीक, ये तो फैक्टर हो गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब लेते हैं LCM, पहले HCF निकालते हैं, HCF, फिर निकालेंगे LCM। तो HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, ये
और ये, यही तो कॉमन है। और कुछ कॉमन है क्या? क्योंकि इसका नाम ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये सब फैक्टर ही तो हैं। इनके फैक्टर में जो कॉमन है, एक यहाँ से 2 आ रहा है इसमें से, और यहाँ से क्या आ रहा है 3, तो एचसीएफ कितना आया जी? 6 आया। अच्छा, एलसीएम क्या आया? जो फैक्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जल्दी से बताओ मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर होता है? जैसे 8 को अगर मैंने लिखा 2 × 4, ठीक, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 का जब टेबल पढ़ोगे तो 8 रास्ते में मिलेगा। 4 इज द फैक्टर ऑफ 8, 8 इज द मल्टीपल ऑफ 4, उल्टा होता है, ठीक है एकदम। चलिए, तो लिस्ट कॉमन, पहले तो इनमें जो कॉमन है उसको लिख दो, क्योंकि कॉमन सब तो आ ही रहा है, देखो, तो 2 और 3 कॉमन, इसको लिख दिया। अब जो बचा हुआ है सारा लिख दो, 3 बचा, 1 2 और 1 2। क्या बात समझ आई? जो कॉमन है उसको लिख दो, फिर जितने नंबर्स बचे उसको आप लिख दीजिए। तो ये आ गया क्या? एलसीएम। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 और 24 3 72, 72, ठीक है। एलसीएम कितना है? 72। अब 2-3 बातें यहीं से बस जान लो, इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात, ये 6 क्या है? 6 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 6 है सबसे बड़ा नंबर। आपको सर ये क्या बात कर रहे हो? सबसे बड़ा नंबर तो इनफाइनाइट है, 6 कैसे है? 6 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, जो इन दोनों को, जैसे मैंने कहा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, मतलब क्या हुआ कि 2 का जो डिवाइड हो 8 में पूरा पूरा चला जाएगा। ऐसे ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 6 क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 6 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। 18 और 24 को 2 भी डिवाइड कर देगा, यस और नो? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। अच्छा, इसको 3 भी डिवाइड कर देगा, यस और नो? लेकिन 6 क्या है कि 6 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब आ जाओ सर 72 क्या है? 72 लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर। ये 72 सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आएगा या इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, एक ही बात है। 72 है ना, ये दुनिया का सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, यस और नो? इन दोनों से बहुत से सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 72 सबसे छोटा है। और भी नंबर होंगे जो इनसे डिवाइड हो जाएंगे, जैसे 144 इनसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 72 सबसे छोटा है। इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या चमका? ये कौन सा टाइम आने का भैया? हैं, इधर सुनो, कौन सा टाइम आने का? ये कैसे? बस हो गए सर लेट। सर इसमें क्या बात है, हो गए लेट, बस बैठो जल्दी से। तो चलिए, अच्छा एक चीज़ और जानो, एचसीएफ क्या है? 2 × 3, समझना। और वो 2 × 3 देखो हमने इसमें भी लिखा है, जो ये कॉमन था वो इसमें भी लिखा है और इसमें भी लिखा है, यस और नो? तो क्या जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ समझना, बात को जानते हैं, जो एचसीएफ होता है 6, इसका इसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यस और नो? क्योंकि एचसीएफ इसी में आया है ना, तो 6 का डिवाइड 72 में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि HCF is always a factor of LCM। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितने इंपॉर्टेंट इसमें लगा सकते हो। आर डी शर्मा में क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, 2019 में आया हुआ है, वो इसी कंसेप्ट पर है, और असर्सन में भी ये क्वेश्चन आया है। इसका मीनिंग समझते हैं कि HCF है ना किसी भी नंबर का, वो एलसीएम को पूरा पूरा कट कर देगा। सही तो बात है यार। देखो 2 और 3, एचसीएफ में भी 2 और 3, इसमें भी तो डिवाइड तो हो ही जाएगा, यस और नो? अब कैसे सर क्वेश्चन कैसे बनाता, तो ये मुझे पूरा याद नहीं है डिजिट वगैरह, बट मैं बनाकर आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि 2 नंबर है, लेट ए एंड बी, ठीक है। तो इनका एलसीएम है ए और बी का 105, एलसीएम क्या है 105, और इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ है 20, क्या है 20, यस और नो? तो कह रहे नंबर बताओ ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। पहले क्वेश्चन समझना, 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है, बस समझो। ए और बी 2 नंबर है, इसका मीनिंग समझते हैं, एलसीएम ए कॉमा मतलब 2 नंबर का एलसीएम, वो नंबर है ए और बी। आंसर कितना है 105,
HCF उन्हीं दोनों नंबर का क्या है 20, तो क्या है A और B की वैल्यू बताओ। हमने पढ़ा है कि 20 जो HCF है ना उसका डिवाइड 105 में जाना चाहिए, लेकिन 105 में 20 का डिवाइड नहीं जाएगा। करके देखो 5 चौक 20, रुक गया आके 21/4, पॉइंट में आंसर आएगा ना, पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन दिया, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, हम A और B की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। और बच्चों ने किया क्या, पूरी बुद्धि लगाते रहे, हिट एंड ट्रायल लगाते रहे, टाइम अपना बेकार कर लिया। अगर ये छोटी सी लाइन पड़ी होती, समझी होती, तो ये क्वेश्चन देखते ही वो लोग कर देते। क्यों? क्योंकि HCF का डिवाइड हमेशा LCM में जाएगा। देख लो ना, HCF 6 है, LCM 72 है, डिवाइड जाएगा ना पूरा पूरा। यहाँ डिवाइड पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो आंसर क्या होगा कि HCF इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन ऑफ LCM, so we can't find A and B। हम लोग A और B की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्या चमका? तो अभी केवल मैंने 2 डिजिट वाला समझाया, 3 डिजिट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझेंगे। अच्छा, जब 2 डिजिट की बात हो रही है तो एक चीज़ जान लें, इसमें एक फॉर्मूला भी है कि 2 नंबर हैं, 2 नंबर मान लो A और B, उनका हमने LCM निकाला और उन्हीं के HCF से मल्टीप्लाई किया, तो वो हमेशा उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, A क्रॉस B। नंबर क्या A और B, अभी मैं करके दिखा दूंगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका मीनिंग समझते हैं। बहुत से बच्चों को दिक्कत लग रही होगी, 2 नंबर है A और B, 2 नंबर का हमने LCM निकाला और उन्हीं दोनों नंबर का मैंने HCF निकाला, उनका मल्टीप्लाई किया, तो किसके इक्वल आएगा? जो वो नंबर होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। जैसे इसी वाले क्वेश्चन को आप देखो, इसी वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। मैंने कहा LCM ऑफ 18 और 24, कितना आंसर आया इसका बताओ? LCM ऑफ 18 और 24 कितना है? 72। यहाँ कितना लिखेंगे जी? 72। HCF 18 और 24 कितना आया? 6 आया। नियम कहता क्या है? LCM और HCF का मल्टीप्लाई करो, 72 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करो, किसके इक्वल आना चाहिए? नंबर के। नंबर क्या? 18 और, तो हमेशा इनके इक्वल आएगा, चेक कर सकते हो। और अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है फिर, क्योंकि ये तो भैया फॉर्मूला है, प्रूफ के साथ है। क्या चमका? 2 नंबर वाले पहले कंसेप्ट पे, एक तो यार ये लहंगा सा 2 नंबर वाला हमने समझा। 2 नंबर में क्या समझा? एक बेसिक कंसेप्ट, एक फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल। अब समझेंगे 3 वाले को। पहले इसको लिखो यहाँ तक, नोट्स बनाइए। बट चलिए, अब 3 नंबर्स अगर दिए गए LCM के, वो बड़ा मज़ेदार है। इसमें कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जैसे कह रहे हैं कि फाइंड LCM 24, 36 एंड 48, ये आपको फाइंड करना है LCM 3 नंबर्स का, ठीक है। तो चलिए LCM फाइंड करते हैं, या HCF भी हम लोग फाइंड कर लेंगे इसमें। तो चलो सबसे पहले 24 के फैक्टर करते हैं, 36 के फैक्टर करते हैं, 48 के फैक्टर करते हैं। और एक चीज़ आलो, नंबर छोटे ही आएंगे, बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं आ जाएंगे। ये 10,520 का, 8,941 का LCM फाइंड नहीं, बिल्कुल नहीं आते ऐसे, ठीक। तो कह रहे हैं फाइंड द LCM यूजिंग, मान लो यहाँ पे बोलते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या बोले प्राइम फैक्टराइजेशन, एक ही बात है, बात एक ही है और नियम भी एक ही है। 24 के फैक्टर करते 2, फिर 12, फिर 2, 36 के 2, 18, 2, 40 के 2, फिर कितना हुआ 24, और फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या चमका? हो गया ना भैया। अच्छा, बोला LCM है, लेकिन निकालना है पहले HCF ही पड़ेगा, क्योंकि जो सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है। तो कॉमन वाले को देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए, जो तीनों में कॉमन है, अब नंबर 3 है ना, तो जो तीनों में कॉमन है दिस, ठीक है, दिस। और कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में? नहीं भैया, ये है ना 2, 2 और 3, यही तो है जो तीनों में है। चलो, बहुत खुशी की बात। तो अगर HCF पूछा नहीं, बट HCF अगर हम बताते हैं तो HCF क्या होगा? इसमें से एक 2, इसमें से एक 2 और इसमें से एक 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12, मतलब 12 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। इन तीनों नंबर्स को बहुत से नंबर हैं डिवाइड कर देंगे, बट 12 उनमें से क्या सबसे बड़ा।
अब भैया बात आती है एलसीएम, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, जो इनमें है ट्रिपलेट में है, 2-2 के होते हैं उनको पेयर बोलते हैं, 3-3 वालों को ट्रिपलेट। इनको लिख दो यहाँ से 1 2, फिर 1 2 यहाँ से, फिर 1 3 यहाँ से। अब मैंने बोला क्या था कि जो बचे हुए हैं सबको चेप दो, लेकिन अब यहाँ पे आके ऐसा नहीं, जो बचे हुए हैं उनको देखो। क्या कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो 3-3 के पेयर नहीं है लेकिन 2-2 के पेयर है, वो भी चेक करो। देखो कैसे, ये 2 इसमें भी है और ये 2 इसमें भी, एक 2-2 वाले का भी तो पेयर बनना है, उसको भी देखना पड़ेगा। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है 3-3 वाले में। अभी तक मैंने बोला क्या था, जिनके पेयर बने उनको लिख दो, बाकी सबको लिख दो। जो बचे हुए यहाँ पे थोड़ा सोचेंगे कि जिनके पेयर बने उसको लिख दो। अब 2 इसमें था, इसमें नहीं है कोई बात, इसमें तो है, तो इनका पेयर तो बनना भैया, तो इसमें से 1 लिखा जाएगा, इसमें से 1 लिखा जाएगा। यस और नो, इसमें से 1 लिखा जाएगा। क्या चमका? अब क्या बचा? अब 3 और 2 इनका तो कोई पेयर नहीं, इनको लिख दो। यस और नो, नहीं आई बात समझ में? पेयर है, इनको लिख दो। देखो ये तो मिलना ही है, तभी तो ये इसका फैक्टर है। ये 2-2 का पेयर था, एक बार लिखा, फिर जो बचे इनको लिख दो। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बार दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 थे 144, तो 144 क्या आ गया इनका एलसीएम आ गया। क्लियर है सर? तो 3-3 नंबर वाले में ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना कि एलसीएम ए बी सी इंटू एचसीएफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। ये एकदम गलत है, ये सही नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, इसका अलग फॉर्मूला होता है 3 वाले का, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में आता नहीं, तो क्यों ज़्यादा उस पर वो करें। ठीक, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके बुक में नहीं है, एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि एलसीएम फाइंड करो 3/4 का, 7/3 का और 0.9 का, मान लो इस तरीके से अगर आ गया, अब भाई साहब मज़ा आ जाएगा। या कह रहे इन्हीं का एचसीएफ फाइंड करो, अब बड़ा मज़ा आएगा। तो जब मज़े की बात है तो फिर मज़े लेते हैं, आ जाओ। तो जब कभी आपको ऐसे नंबर्स का फ्रैक्शन फॉर्म में एलसीएम फाइंड करने को आ जाए, तो सबसे पहले तो यार ये देखो, पॉइंट है, पॉइंट हटाओ, 1 0 बढ़ाओ, ये तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, चलो अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो नियम क्या कहता है, इनका जो आंसर आएगा कि जो ऊपर वाले नंबर्स हैं न्यूमरेटर, उनका तो निकाल दो एलसीएम, 3 4 9 का निकाल दो क्या एलसीएम, और जो नीचे वाले नंबर हैं उनका कर दो तो 3 7 9 और नीचे वालों का एचसीएफ 4 3 10, और इनका डिवाइड कर देना, तो जो आंसर आएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करेंगे पूरा। तो 3 7 9 का एलसीएम लेते हैं, तो भैया कितना आएगा 63। कितना आएगा 63। अब निकाल के दिखाएं क्या? तो चेक ही तो करना, ऐसे कर लो जैसे छोटी क्लास में करते आए। यहाँ पे तो उनको दिखाना ही नहीं है। 3 1 जा 3, 7 3 और 3 7, तो 63 आ गया इसका तो आंसर। यस और नो? और 4 3 10 का एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1, निकाल के देख लेना, एचसीएफ 1 आएगा। तो इस वाले नंबर का जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया 63। यस और नो? कोई डाउट है तो आप बताइए ज़रा, बताओ ज़रा। ठीक है, बताइए। ये दुनिया का सबसे छोटा नंबर है 63, जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। नियम वही है, नियम में कोई। अच्छा, अब एक बच्चा बोले सर अगर एचसीएफ आ जाता, चलो यहाँ तो एलसीएम है, अगर सर इसी क्वेश्चन में ये कहते कि इनका एचसीएफ फाइंड करो 3/4, 7/3 और 9/10, तब सर कैसे करते? कुछ नहीं, यही रहता फॉर्मूला, थोड़ा सा चेंज होता। अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। ठीक है, इसका क्या होगा एचसीएफ 3 7 9 और एलसीएम नीचे वालों का। ठीक है भैया, तो ऊपर वालों का एलसीएम कितना आएगा एचसीएफ 1, इनका निकाल दो एलसीएम 4 3 10, तो 2 2 जा 4, 3 और 5, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, तो 1/60। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। चलिए, ये 1.1 के इंट्रो पार्ट में लास्ट एग्जाम्पल है आपका, मतलब
कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये फंडामेंटल थ्योरम और ऑफ अर्थमेटिक अगर दुनिया में नहीं आई होती तो आज ये क्वेश्चन हम लोग कहते हिट एंड ट्रायल से सॉल्व होगा, मतलब तुक्का मारते इसमें। अब क्या क्वेश्चन को पहले रीड करते समझते। 4 रेज़ टू द पावर n और बोला गया n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 रखोगे आप। कह रहे चेक वेदर, चेक वेदर का मतलब है चेक करो मौसम कैसा है वेदर की स्पेलिंग अलग होती है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर 4 रेज़ टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0, मतलब समझते हैं 4 की पावर n है तो कह रहे हैं एक बार आपने रखा मान लो n की जगह पे 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर रखेंगे तो कह रहे जो हम n की वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद कुछ ना कुछ आंसर आएगा, यस और नो। कह रहे क्या उसके एंड में 0 आएगा, क्या उसके एंड में 0 आएगा, देखते हैं। n की जगह पहले समझा दूँ क्वेश्चन क्या है, कह रहे मान लो n की जगह 1 रखा तो आंसर कितना है 4, एंड में 0 आया नहीं आया। अब रखते 4 की जगह 2 कितना है 16, एंड में 0 आया नहीं आया। 4 की जगह रखते 3 कितना आएगा 64, एंड में 0 आया नहीं आया। ऐसे कब तक चेक करोगे, कब तक चेक करो, कब तक रख के देखोगे मेरे भाई। तो बताओ एंड में n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि जिसके रखने पर 0 आ जाएगा। अब यहीं से आपका बड़ा इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। जो बात अब मैं बताने जा रहा हूँ लिख तो मैं दूंगा ही, मतलब लिखा हुआ तो बुक में भी है, रट्टा मार लेना। समझो दुनिया में कोई सा भी नंबर, कैसा भी गंदे से गंदा नंबर मान लो, और क्या है गंदा लोग मान लो, और कुछ आ रहा दिमाग बताओ। अगर कैसा भी नंबर है अगर उसके एंड में 0 है, अगर उसके एंड में 0 है, ये इतना बड़ा नंबर है, किसी भी नंबर चाहे वो कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है, अगर उसके एंड में 0 है तो यार ये पक्की और पक्की बात है कि वो 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। यस और नो, यस और नो। कोई भी ऐसा नंबर बताओ जिसके एंड में 0 है और 2 से डिवाइड ना जाए, पक्की बात है जाएगा। कोई भी एक ऐसा नंबर बताओ जिसके एंड में 0 हो और 5 से डिवाइड ना हो, इम्पॉसिबल। यस और नो, पक्की बात है। या फिर दोनों से, मतलब 5 2 या 10 से हो जाएगा, सही बात है ना, यस और नो। चलिए ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं कि वी नो दैट वी नो वी कैन नो 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 भैया हम अपनी वाली अंग्रेजी लिख रहे हैं, सिंपल वाली, बुक वाली रट्टा मारते रहना। वी नो दैट 4 रेज़ टू द पावर n कैन बी रिप्रेजेंट बाय 2 into 2 रेज़ टू द पावर n, यस और नो। ठीक है, 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 into, पक्की बात है, यस और नो। अच्छा, अगर किसी नंबर के एंड में 0 है तो पक्की बात है कि उसके फैक्टर में 5 जरूर आएगा, यस और नो। यहां पे स्टॉप। एनी नंबर विच हैज 0 एज यूनिट डिजिट, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसके एंड में 0 है, एनी नंबर विच हैज 0 एज अ यूनिट डिजिट ऑलवेज डिविजिबल बाई 5, यस और नो। और वी कैन से कि 5 will be a factor of given number। एक ही तो बात है, मतलब 5 से वो नंबर डिविजिबल होगा या 5 उसका क्या होगा फैक्टर होगा, यस और नो। बताओ ना यार, यस और नो। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, according to fundamental theorem of arithmetic 2 into 2 raised to the power n is a unique factor, is the unique factor of 4 raised to the power n, yes or no। अगर 4 के 2 into 2 फैक्टर हैं तो और ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो क्या इसके अलावा कोई इसका यूनिक फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता, यस और नो।
4 का ये क्या है, यूनिक फैक्टर है। क्या फैक्टर में कहीं भी 5 है? यस और नो? सो 5 इज नॉट a factor of given number, so there is no any value, so there is no any value of n। n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिससे इसका आंसर 0 होगा। या तो रट लो, हमारी इंग्लिश थोड़ी सिंपल आपको भैया लगेगी वरना एनसीईआरटी पर, लेकिन जब कभी भी इसका आंसर लिखना मेरे भैया, जब कभी भी इसका आंसर लिखना तो ये लाइन को मत खा जाना, ये लाइन को चाहे बोर्ड में जब लिख के आओ तो इससे अंडरलाइन करके आना। समझो कि हमको पता है किसी भी नंबर के एंड में 0 कब आएगा भैया, जब वो 5 और 2 का मल्टीपल होगा। 2 तो आ गया लेकिन 5 भी तो चाहिए था, तभी तो 0 आएगा। 2 में किसका मल्टीप्लाई हम करें 0 आ जाए एंड में, 5 से, 5 2 या 10, 0 आ गया। लेकिन 5 तो कहीं है नहीं, यस और नो? अगर 4 के 2 × 2 फैक्टर हैं तो जीवन भर यही रहेंगे, 5 नहीं आ सकता यहाँ पे, तो 5 नहीं है। इसीलिए आप समझो, देखो बुरी शक्ल मत बनाओ आप लोग कि सर ये क्या चल रहा है। भैया लैंग्वेज है और 3 नंबर में आती है, रट्टा मारो या फिर समझो, मैंने पहले समझा दिया और फिर भी कोई डाउट है तब बताइए। इसी चैप्टर में थोड़ा बहुत ही है, बाकी तो फिर मैथ सही अपनी बढ़िया पढ़ा लो तो पड़ेगा। ये कोई डाउट है लिख लो इसको अच्छे से।